फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो पार्ट 7 लेके आ गए हैं आपके लिए एप्टीट्यूड फॉर बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन। ये आप नर्सिंग एप्टीट्यूड में यूज कर सकते हैं। इसमें है आपके टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, बिल्कुल नए क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। इसको यूज कीजिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। इसके पहले के एप्टीट्यूड वीडियो अगर आपको देखने हैं, ऊपर लिंक में एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। वहां जब आप क्लिक करेंगे तो अभी तक जितने भी 9 से 10 जितने भी वीडियो बने, सब आप एप्टीट्यूड के वहां पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा बिल्कुल नए क्वेश्चन एप्टीट्यूड के हैं। और आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, जैसे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो क्वेश्चन 1 कह रहा है अ मैन एट 100 एप्पल्स इन 5 डेज। मतलब एक आदमी ने 100 सेब खाए 5 दिनों में। ईच डे ईटिंग 5 मोर एप्पल देन प्रीवियस डे। और कह रहा है ईच डे मतलब हर दिन 5 ज्यादा एप्पल खाता था पिछले दिन के मुकाबले। ठीक है, तो 5 दिन में कितने खाए? 100। और हर दिन 5 ज्यादा खाता था फ्रॉम प्रीवियस डे, पिछले दिन से। तो पूछ रहा है हाउ मेनी एप्पल डिड ही ईट ऑन फर्स्ट डे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। 100 एप्पल 5 दिन में खाता था, और हर दिन मतलब 100 एप्पल 5 दिन में खाया, और हर दिन 5 एप्पल ज्यादा था खाता था पीछे वाले दिन से। तो ये कह रहा है पहले दिन कितना खाया। 100 एप्पल्स इन 5 डेज, each day eating 5 more than previous day. How much did he eat on the first day? ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए फर्स्ट डे इसने खाया x एप्पल्स। ठीक है, टोटल कितने हैं? टोटल तो 100 ही हैं जो 5 दिन में खाया है। ठीक है, तो फर्स्ट डे ने खाया x एप्पल, तो दूसरे दिन कितना खाया होगा? इससे खाया होगा x प्लस 5। क्यों? क्योंकि पिछले वाले से 5 ज्यादा खाया है, तो ये फर्स्ट डे हो गया, ये सेकेंड डे हो गया। थर्ड डे कितना खाया होगा? थर्ड दिन खाया होगा जो पहला वाला था, अब पीछे वाले जोड़ दिया तो x प्लस 10, मतलब ये 5 से भी 5 ज्यादा। ठीक है, ये हो गया थर्ड डे। फोर्थ डे कितना खाया होगा? x प्लस 15। ओके, ये हो गया फोर्थ डे। और फिफ्थ डे कितना खाया होगा? x प्लस 20, ये हो गया फिफ्थ डे। तो ये टोटल एप्पल कितने हुए होंगे? 100। ठीक, x प्लस 5, x प्लस 10, x प्लस 15, x प्लस 20, और टोटल हो गए 100 एप्पल्स। ठीक, अगर अब इसको सॉल्व किया जाए तो कितने एक्स है? 1 2 3 4 5, तो हो गया 5x। ठीक है, प्लस किया 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 20 50, 5x प्लस 50। ये इक्वेशन से सॉल्व होगी और इक्वल टू 100। अभी क्या हो जाएगा? 5x इक्वल टू 100 माइनस 50, मतलब 50 हो जाएगा। तो x कितना हुआ? x होगा 50 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स 10। कितना आया? 10। तो x कितना आया? 10। तो x क्या है? पहले दिन का। ठीक है, तो हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही ईट ऑन फर्स्ट डे? तो फर्स्ट डे x होना चाहिए। x कितना आया? 10। तो आंसर क्या होगा इसका? 10। अगर दूसरे दिन पूछ लिया तो x प्लस 5, मतलब दूसरे दिन खाया 15, तीसरे दिन खाया 20। ठीक है, उसके बाद 5 5 आप बढ़ाते जाइए, तो ऐसे करके टोटल 100 एप्पल्स खाया। तो फर्स्ट डे कितना खाया? x इक्वल टू 10। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। नंबर 2 देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल। अ मैन नेम्ड राकेश, जिनका नाम राकेश है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आई एम ओनली 3 टाइम्स माई सन्स एज, मतलब मेरी एज मेरे सन से 3 टाइम्स है। तो कह रहे हैं माई फादर इज 40 ईयर्स मोर देन ट्वाइस माई एज। तो मेरी दुगनी एज से मेरे फादर 40 ईयर्स ज्यादा थे। फिर कह रहा है टुगेदर, मतलब साथ में अगर तीनों की एज मिलाया जाए तो 3 ऑफ अस आर अ मेयर 340 ईयर्स ओल्ड। तीनों की एज मिला दी जाए तो 340 साल है। अभी पूछ रहे हैं हाउ ओल्ड इज राकेश, तो इसको एक एक स्टेप करके सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, अ मैन नेम्ड राकेश सेज आई एम ओनली 3 टाइम्स माई सन्स एज। मैं 3 गुना हूं अपने सन्स की एज की। ठीक है, तो राकेश की एज, अगर मान लीजिए राकेश है, ठीक है, और फिर सन है, और फिर कौन है इसमें? फादर आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं। तो अगर सन की एज हम कहते हैं एक्स है, तो राकेश की एज कितनी होगी? 3 टाइम्स ऑफ सन एज। तो कितना हो जाएगा वो? 3x हो जाएगा। ठीक है, और माई फादर इज 40 ईयर्स मोर देन ट्वाइस माई एज। तो ट्वाइस माई एज कितनी होगी? तो राकेश की कितनी हो गई? यहाँ 3x हो गई। अब इसका ट्वाइस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3x। ठीक है, और इससे 40 ज्यादा है फादर की, तो हो जाएगा ये 40। तो सन की एज हो गई x, राकेश की हो गई 3x, और फादर कितनी हो गई? 40 प्लस 2 3x। ठीक है,
और ये कह रहे हैं तीनों की अगर एज प्लस कर दी जाए तो कितना हो जाएगा 340। तो पहले हमने सन की एज निकाली, फिर राकेश की निकाली, फिर फादर निकाली। कह रहे हैं तीनों को सम करिए 340। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप? अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये हो गया सन की एज x है, राकेश की एज 3 टाइम्स है, 3x है, और उनके फादर की राकेश की एज से 2 गुना प्लस 40 साल ज्यादा है, तो 40 ऐसे कर लीजिए चाहे तो, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3x है इज इक्वल टू 340। अब इसको सॉल्व कर लिए आराम से, तो x प्लस 3x तो 4x हो गया, और ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 6x, है ना, इज इक्वल टू 340। और इसको आप और सॉल्व करेंगे ब्रैकेट खोल के, तो 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 340। ओके, अब 10x के इक्वल टू कितना हो जाएगा? 340 माइनस 40 मतलब 300। तो x कितना हो जाएगा? 300 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 30। कितनी एज आई? 30। तो x किसकी एज है? ये तो सन की है, तो सन की एज क्या हो गई? 30। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? क्वेश्चन पूछा है हाउ ओल्ड इज राकेश। तो राकेश क्या थे? आई एम ओनली 3 टाइम्स, 3 गुना थे अपने सन की एज की। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सन की एज अगर 30 है तो राकेश की कितनी होगी? 3 टाइम्स होगी। 3 इंटू 30 इक्वल टू कितना हो गया? इक्वल टू हो गया 90। तो फादर की एज क्या होगी? 90। राकेश की सॉरी, फादर की नहीं, मतलब राकेश जिसके लड़का जो है सन के नाम से कहा गया है। ठीक है, तो राकेश की एज हो गई 90, सन की एज हो गई 30, फिर फादर कितनी हो जाएगी? फिर अब फादर की आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2 टाइम्स प्लस 40 कर लीजिएगा। आंसर इसका राकेश का पूछा गया, सही आंसर क्या है? 90। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इफ इट टेक्स 10 मिनट्स, क्या पूछा? 10 मिनट टू बॉयल 1 एग, तो एक अंडे को बॉईल करने में 10 मिनट लगते हैं। तो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू बॉईल 5 एग्स। ठीक है, तो कह रहा है वह एक अंडे को बॉईल करने में 10 मिनट लगते हैं, तो 5 अंडों को बॉईल करने में कितना टाइम लगेगा बताइए? तो इसका आंसर क्या होगा? 10 ही मिनट लगेगा, सेम टाइम। ठीक है, जैसे एक अंडा 10 मिनट लेता है तो 5 अंडा भी 10 ही मिनट लेगा, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और ये इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका आंसर सॉल्व करना बहुत जल्दी आंसर आ जाता है इसमें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये रिलेशन वाला है, कि पेंट आर्टिस्ट तो वुड का क्या होगा? फर्नीचर, फॉरेस्ट, फायर, कारपेंटर। अब समझिए, अब पेंट आर्टिस्ट लिखा है, मतलब आर्टिस्ट क्या करता है? पेंट। ठीक है, या पेंटिंग किससे होती है? आर्टिस्ट से। तो वुड पे काम कौन करेगा? फर्नीचर करेगा, फॉरेस्ट करेगा, फायर करेगा, कारपेंटर करेगा। तो आंसर क्या होगा इसका? कारपेंटर। तो सही आंसर इसका क्या है? कारपेंटर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टाइपिस्ट, टाइपराइटर, तो राइटर का क्या होगा? स्क्रिप्ट, पेन, पेपर, बुक। टाइप करता है टाइपराइटर पे, तो राइटर बुक्स पे किस पे लिखेगा? स्क्रिप्ट से लिखेगा, पेन से लिखेगा, पेपर से लिखेगा, बुक से लिखेगा। सही आंसर क्या होगा उसका? पेन। तो जैसे टाइपिस्ट टाइपराइटर के थ्रू टाइप करता है, ठीक है, वैसे राइटर पेन के थ्रू बुक लिखता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को रिलेशन का है, लिखा है MAZE को कोड किया गया है ZAME से, तो GLAS का कोड क्या होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब समझिए, MAZE, MAZ और E। ठीक है, अब इसमें इन्होंने Z पहले लिख दिया तो Z लिख दिया, फिर A लिखा तो A लिख दिया है, फिर M लिखा तो M लिख दिया है, फिर आखिरी में E लिखा है और E लिख दिया। यही तो हुआ है ZAME। तो पहले ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है। तो इसी तरीके इसकी कोडिंग होगी। कैसे होगी? कि GLAS है तो पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले A आएगा, फिर L आएगा, फिर G आएगा और आखिरी में S आएगा। तो इसका सही आंसर ALGS होना चाहिए। देखिए कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ये है ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो आपको पैटर्न देखना है क्वेश्चन, उस हिसाब से सॉल्व करना है। नंबर 7 देखिए, 40 को इन्होंने लिखा है ऐसे, तो कह रहे हैं 60 क्या होगा? ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो अगर आप 40 की तरफ देखिए तो F है, O है, R है, T है और Y है। इसको कैसे लिख रहे हैं? पहले इन्होंने लिखा है R लिखा, फिर लिखा है इन्होंने रॉफ्टी लिखा है तो O लिखा, तो O, फिर ठीक है, फिर उसके बाद F लिखा, फिर F लिखा। तो पहले ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है। ठीक है, फिर TY को इन्होंने लिखा है YT, तो पहले ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिखा है इन्होंने? TY को YT। ठीक,
तो पहले ये 3 लिखा है और उसके बाद फिर ये 2 लिखा है अलग से। तो 60 का क्या होगा? 60 क्या है? 6t। तो सिंपल सी बात है, पहले हम ये 3 लिखेंगे फिर ये 3 लिखेंगे। तो क्या होगा इसका? पहले आएगा x, फिर आएगा i, फिर आएगा s, ठीक है, ये 3 लिख दिया। उसके बाद फिर y और फिर क्या आएगा? t। ठीक, ये इसका आंसर होना चाहिए। तो क्या इस चारों में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो यही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द मिसिंग लेटर। तो मिसिंग लेटर के क्वेश्चंस भी आते हैं एप्टीट्यूड में। क्या क्या इसका लेटर होगा? टी है, फिर डब्ल्यू है, फिर जेड है, फिर सी, इसके बाद क्या आएगा? तो आपको समझना पड़ेगा। इसमें टी लिखा है, फिर डब्ल्यू लिखा है। तो अगर आप एबीसीडी पढ़िए तो क्या होता है? टी के बाद क्या आता है? टी के बाद क्या आएगा? यू और वी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टी के बाद आया एस टी यू वी, फिर आया डब्ल्यू, फिर आपने लिखा एक्स वाई, फिर आया जेड, फिर आपने लिखा ए बी, फिर आया सी। तो इसका मतलब क्या होगा? सी के बाद क्या होता है? डी ई, तो अब क्या आना चाहिए? एफ। ठीक है, तो 2 2 छोड़ के आ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? एफ। ऑप्शन नंबर डी, एफ इसका सही आंसर है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सब तरह के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करने की कोशिश की है, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं इस्तेमाल किया है। ठीक है, जैसे आपको सारी चीजों की प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, मेडिसिन इज रिलेटेड टू पेशेंट एज एजुकेशन इज रिलेटेड टू। तो जैसे पेशेंट को मेडिसिन चाहिए, वैसे किसको एजुकेशन चाहिए? टीचर को चाहिए? नहीं। ट्यूशन को चाहिए? स्कूल को चाहिए? नहीं, स्टूडेंट को चाहिए। सही आंसर क्या होगा? स्टूडेंट। तो जैसे पेशेंट को मेडिसिन चाहिए होती है, वैसे स्टूडेंट को एजुकेशन चाहिए होती है। नंबर 10 देखते हैं, फाइंड द मिसिंग डिजिट। इसमें मिसिंग डिजिट कौन सी है? तो इस पे नंबर ही बीच में गायब है। 6 10 15 21 बीच में नंबर नहीं है। 36 45 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, क्या आंसर होगा? ठीक है, नंबर पहले लिखते हैं। 6 है, फिर 10 है, तो +4 हो रहा है, +4 पे 10 आ रहा है। फिर है 15, तो +5 हो रहा है, 15 आ रहा है। फिर है 21, तो +6 हो रहा है, 21 आ रहा है। तो हमारे हिसाब से यहाँ +7 होना चाहिए, तो फिर क्या आना चाहिए? 28, ये आंसर होना चाहिए। आगे चेक कर लेते हैं। 28 + 8 36। ठीक है, तो ये सही आ रहा है। फिर से +9 होना चाहिए, तो वही आना चाहिए 45, तो ये सही आ रहा है। तो आगे के पैटर्न भी मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए 21 + 7 28, तो सही आंसर इसका क्या होना चाहिए? 28। तो हर लेवल पे एक एक नंबर ऐड होता बढ़ता जा रहा था, उसी को ऐड करते आपको चले जाना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। अब यहाँ सीरीज दी हुई है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो हर का सीरीज का पैटर्न अलग होता है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ ए ओ पी सी ई एस टी जी ओ वी। अब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ए लिखा हुआ है, फिर सी लिखा हुआ है, फिर ई लिखा हुआ है और जी लिखा हुआ है। तो मतलब ए है, फिर बी छोड़ दिया गया है, सी लिखा है, फिर डी छोड़ दिया गया है, फिर ई लिखा हुआ है, ठीक है, फिर एफ छोड़ दिया गया है, फिर जी लिखा हुआ है। अब एच छोड़ के यहाँ पे आई होना चाहिए, ये मेरा पैटर्न है। और ओ पी, फिर क्यू आर, एस टी, यू वी, फिर क्या होना चाहिए? डब्ल्यू एक्स। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए और डब्ल्यू एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। जी हाँ, इसका ऑप्शन है आई डब्ल्यू एक्स। इसका सही आंसर क्या होगा? आई डब्ल्यू एक्स। समझ में आया? तो इसमें पहले का अल्फाबेट तो एक एक छोड़ के आ रहा है, तो उस हिसाब से जी को छोड़ के आई आना चाहिए। ठीक है, और सेकेंड दो जो अल्फाबेट है ओपी, वो सिंपल अल्फाबेट है, ओपी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। तो आई डब्ल्यू एस इसका सही आंसर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, अभी थोड़ा सिंपल क्वेश्चन, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि जल्दी सॉल्व होते हैं, टाइम कम रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें ऑड वन पता करना है। काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, गेटवे ऑफ इंडिया, दुधवा। अब ये चारों ही चीजें इंडिया में है, लेकिन आप देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट भी है पार्क, नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया तो एक हेरिटेज है, तो एक अलग चीज है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गेटवे ऑफ इंडिया ऑड वन है इसमें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है फाइंड द ऑड वन आउट। सितंबर है, अप्रैल है, दिसंबर है, जून है, तो सभी महीनों के नाम। इसमें ऑड वन क्या है? इसमें ऑड वन ये है कि इसमें एक महीना ऐसा है जो कि 30 और 31 का फर्क रख रहा है। ठीक है, तो 30 के महीने कौन कौन से हैं?
30 सितंबर के भी हैं, अप्रैल के भी हैं, जून के भी हैं, लेकिन दिसंबर 31 का होता है, बाकी सभी 30 के महीने हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिसंबर। तो दिसंबर 31 का महीना है, याद रख लीजिए कैसे भी। इस वजह से दिसंबर ऑड वन है और सितंबर अप्रैल जून तीनों ही 30 के महीने हैं, इसलिए वो अलग है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, इसमें भी ऑड वन पता करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? कुरान, बाइबल, गीता और प्रियम्बल, इसमें से ऑड वन क्या है? तो देखिए, कुरान रिलीजियस बुक है, बाइबल भी रिलीजियस बुक है, गीता भी रिलीजियस बुक है, लेकिन प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है का पार्ट है, जो को सबके एप्लीकेबल है, कोई रिलीजियस बुक नहीं है। तो इसमें ऑड वन आउट क्या है? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, ये एक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹56। तो किसी आर्टिकल को सेल करने पे अगर 56 रुपए का बेचा जाए, 56 का, तो जो प्रॉफिट मिल रहा है वो सेम है। वो सेम है, किसके सेम है? एज द लॉस ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग इट फॉर 42। तो कह रहा है कि जो प्रॉफिट को, जब आप किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को 56 रुपए का बेचते हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट उसी लॉस के बराबर है अगर उसको 42 रुपए का बेचेगा। मतलब किसी आर्टिकल को 56 रुपीज का अगर आप सेल करते हैं, तो उसमें जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो लॉस की वैल्यू के बराबर है जब उसी आर्टिकल को 42 रुपीज की बेचते हैं। तो कह रहे हैं प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या होगा? कैसे सॉल्व होगा? देखिए, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट तब होता है जब कॉस्ट प्राइस में आपको, मतलब जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा हो, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपका प्रॉफिट होता है। और लॉस कब होता है? लॉस तब होता है जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और आपने सस्ते में बेचा हो, तो मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। अब ये कह रहा है दोनों ही सेम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दिस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस यहाँ दी हुई है, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है प्रॉफिट अगेंस्ट 56 माइनस सीपी, दिस इज इक्वल टू सीपी माइनस 42, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर आगे सॉल्व करें तो क्या होगा? ये हो जाएगा 56 प्लस 42, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सीपी। तो क्या होगा? 98 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सीपी। तो सीपी क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 49। तो सही आंसर क्या होगा उसका? 49। क्वेश्चन समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? देखिए, प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट है। लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लॉस होता है। दोनों बराबर है, प्रॉफिट और लॉस बताया है ना, बराबर आ रहा है। तो हमने दोनों इक्वेशन को सामने सामने रख दिया, तो एसपी माइनस सीपी इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो प्रॉफिट वाली सेलिंग प्राइस आपको पता है, तो 56 थी, और लॉस वाली सेलिंग प्राइस पता थी 42। तो दोनों इक्वेशन सामने सामने जब रखा, तो आपने यहाँ पे 56 प्लस 42 2 टाइम्स ऑफ सीपी, तो सीपी की वैल्यू 49 कैलकुलेट कर ली। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।